नारी शक्ति की पहचान, प्रतिभा और परिचय का जीता जागता उदाहरण हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से निकली एक ऐसी लड़की जिसने न सिर्फ अपने माता पिता बल्कि पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। तो आज हमारे बीच है राष्ट्रपति गाइड पुरस्कार से सम्मानित अश्विता आचार्य। चलिए जानते हैं इनकी प्रेरणादायक यात्रा की कहानी, इनके संघर्ष, इनके सपने और भविष्य में आने वाली इनकी जो योजनाएं हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जैसे कि आपको राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया राष्ट्रपति द्वारा, तो एक आपका अनुभव कैसा रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और एक सपना था जो लगभग ऐसा वहाँ पे 22 जुलाई को ऐसा लग रहा था कि पूरा हो रहा है। इट वाज गुड। अच्छा, तो हम शुरू से शुरू करना चाहेंगे कि ये जो आपकी जर्नी रही है इसके पीछे की कहानी, मतलब प्रेरणा कहाँ से मिली आपको कि हाँ हमें इसी लाइन में जाना है? तो 2013 में जब मैं स्कूल में थी तो वहाँ पे एक अलग से बच्चे खड़े रहते थे ब्लू यूनिफॉर्म में, तो मुझे उनको देख के ऐसा लगता था कि ये कौन है। तो फिर एक बार मैंने वहाँ पे पूछा कि ये कौन है, तो उन्होंने बोला कि ये द भारत स्काउट्स एंड गाइड्स एसोसिएशन है, उससे जुड़े हुए बच्चे हैं। तो फिर मुझे ऐसा था कि मुझे भी ये यूनिफॉर्म पहननी है। फिर उसके बाद वो मूवमेंट ज्वाइन किया और उसी ईयर में फर्स्ट कैंप था कुल्लू में। वो लगाने के बाद धीरे धीरे चीजें समझ आने लगी कि क्या है ये एसोसिएशन और इस मूवमेंट में जुड़ के क्या क्या चीजें होती हैं। फिर वैसे ही विद इन लाइक 3 इयर्स जो भी लिटरेचर था, जो भी बुक्स थी, वो सब पढ़ने के बाद, सिलेबस पढ़ने के बाद समझ आने लगा कि क्या है। और 2016 में फिर उसके बाद जो हिमाचल, हर स्टेट का अपना अपना गवर्नर अवार्ड रहता है, तो राज्य पुरस्कार 2016 में हुआ तारा देवी शिमला से। और उसके बाद से एक ऐसा सपना था कि अगर हिमाचल का हो गया तो अब इंडिया का भी कुछ तो करना है। तो फिर उसके बाद वो राष्ट्रपति अवार्ड के लिए जो एफर्ट्स थे वो शुरू कर दिए। अच्छा, तो जो इन पुरस्कारों तक पहुंचने की जो आपकी जर्नी रही है, तो अगर आपसे प्रेरित होकर कोई और लड़की कुछ कर गुजरने की चाह जो रखती है, वो किस तरीके से, किन पड़ाव को पार करके इस तक पहुंचे? तो सबसे पहले आता है कि आप एसोसिएशन ज्वाइन करोगे, उसके बाद आप उसके बारे में थोड़ा स्टडी करोगे। उसके बाद आपका आता है प्रवेश, मतलब अगर आपको एसोसिएशन पसंद आता है तो आपका गाइड जो भी कैप्टन है स्कूल में, वो आपको प्रवेश बैच देगा। उसके बाद फिर उसके प्रथमा सोपान, द्वितीय सोपान, तृतीय सोपान और फिर उसके बाद राज्य पुरस्कार होता है। तो प्रथमा, द्वितीय, तृतीय जो है वो स्कूल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं, और उसके बाद राज्य पुरस्कार जो है वो स्टेट लेवल पे आके होता है। तो वो जो सिलेबस है, वो सिलेबस सिर्फ आपका एक मतलब एकेडमिकली जितना हम पढ़ते हैं वो नहीं है, वो आपका लाइफ स्किल से रिलेटेड है कि आप किस तरीके से अपने आप को एक मतलब जब आप फील्ड में जाओगे तो आप किस तरीके से अपने आप को सस्टेन कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे ये है द्वितीय सोपान का फर्स्ट बैच होता है कुक बैच। अच्छा। तो आज की डेट में अगर हमें कहीं बाहर रहना है तो खाना खुद ही बनाना है या जो भी है वो खुद करना है। तो वो ये सारे के सारे बैचेस उसमें कुछ इस तरीके से हैं, उनका सिलेबस कुछ इस तरीके से है कि आपका जो लाइफस्टाइल है आप उसमें उसको कैसे इनकलकेट कर सकते हो, तो वो सारी की सारी चीजें आपको सिखाएगा। अच्छा, तो आपने भी लगभग कितने बैचेस पहन रखे होंगे? ये लगभग अभी यहाँ पे है 10 और ये है 3 और ये सारे के सारे सिलेबस में इंक्लूडेड रहते हैं, जो हमें उनके बारे में करना रहता है, सीखना रहता है प्रैक्टिकली, और उसके बाद फिर वो हमें ये बैचेस में जाता है। तो ये दर्शाते हैं कि आपने किन पड़ावों को अचीव कर लिया है ना। अच्छा, तो हमारा अगला प्रश्न रहेगा कि जब आप छोटे थे तो आपने क्या कुछ और सोचा था कि हमें इस फील्ड में जाना है? हमें जैसे लड़कियों का तो लगभग फिक्स रहता है, लड़कों का भी लगभग फिक्स पेरेंट्स कर देते हैं कि डॉक्टर, लड़कियां तो डॉक्टर और लड़के तो इंजीनियर। तो क्या आपका भी ऐसा कुछ फिक्स था? नहीं, मेरा एस्ट्रोनॉट से शुरू किया था मैंने। एस्ट्रोनॉट से शुरू किया था, तो कैसे बदल कैसे गया एकदम से? वो धीरे धीरे जर्नी बदलती जाती है। मतलब एस्ट्रोनॉट है, फिर उसके बाद जब चीजें समझ आने लगी कि एस्ट्रोनॉट तो बहुत ज्यादा हो गया, थोड़ा सा लेवल पे आना है, तो वैसे वैसे करके वो डाउन होता जाता है। बट स्टिल हाँ, डॉक्टर का ऐसा था कि मुझे ऐसा कोई डॉक्टर वाला डॉक्टर नहीं बनना था, बट हाँ पीएचडी करके डॉक्टर बनना है, वो अभी भी कंसिस्टेंट है। अभी है? हाँ। अच्छा, तो ये इस फील्ड को आप कंटिन्यू रखेंगी या? हाँ, स्काउटिंग लाइक स्कूल के बाद मैं एक ओपन यूनिट से जुड़ी हुई हूँ, तो मैं हर साल या मतलब जैसे भी रहता है, जैसे भी मुझे टाइम मिलता है, तो वो मैं कैंप्स या फिर जो भी है लिटरेचर है, वो द भारत स्काउट्स एंड गाइड्स का जितना भी लिटरेचर है वो सब पढ़ती हूँ। अच्छा, तो ये स्काउट एंड गाइड किस तरीके से काम करते हैं?
स्काउटिंग गाइड एक मूवमेंट है जो 1909 में शुरू हुआ था, तो उसके बाद से ये सिर्फ एक जो यूथ है उसको एक पाथ देने के लिए, लाइक किस तरीके से, बिकॉज बहुत सी चीजें हैं ऐसी, हमारे सोशल एलिमेंट्स ऐसे हैं जो यूथ को हम इधर उधर भटका देते हैं। तो ये कुछ ऐसे मूवमेंट्स है, स्काउट्स, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स है, एनसीसी है, ये सब हमें एक पाथ देते हैं। तो वैसे ही है एनसीसी भी, हम 3 साल करके उसके बाद हम एक अलग पाथ ले लेते हैं। बट स्काउटिंग में अगर आप एज अ कब ज्वाइन करते हो, मतलब जब आप बहुत छोटे हो, तो ये आपके लाइफ टाइम तक चलता रहेगा। कब के बाद आप स्काउट्स और गाइड्स के नाम से जाने जाओगे, फिर रोवर्स और रेंजर्स के नाम से जाने जाओगे, और उसके बाद फिर आप एज अ वॉलंटियर, जब भी अगर आप टीचर एडल्ट लीडर काम करते हो तो एज अ एडल्ट लीडर जाने जाओगे, आप एज अ वॉलंटियर काम कर सकते हो। अच्छा, तो जैसे कि इन सब फील्ड में तो जिनकी आपने बात की, ये काफी ज्यादा सीरियस, इनको सुनते ही ऐसा लगता है काफी डिसिप्लिन में रहते हैं। तो जैसे अभी क्या बच्चे, अभी भी जो यंग जनरेशन भी है वो सोने पे ज्यादा फोकस करती है, सोशल मीडिया पे ज्यादा फोकस करती है ना? तो क्या आपका ऐसा अभी डिसिप्लिन हो गई है लाइफ, या फिर लगता है मतलब सेल्फ डिसिप्लिन अपना जो है उतना है, बाकी तो इन्फ्लुएंसेस आते हैं, बट ठीक है। अच्छा, जबरदस्ती डिसिप्लिन में लाया जाता है? वो सेल्फ डिसिप्लिन खुद आ जाता है कि अच्छा। मतलब जो आपका नॉर्मल लाइफ है और आपका जो कैंप लाइफ है, आप कैंप में एक बिल्कुल अलग काइंड ऑफ पर्सन बन जाते हो कि, और हर एक कैंप आपको एक नई चीज सीखने को देता है। फिर वो अगर आप अपनी लाइफ में एक एक चीज भी डालोगे तो वो सेल्फ डिसिप्लिन खुद ब खुद आ जाता है। अच्छा, तो हम अब आपके पेरेंट्स से थोड़ा सा जानेंगे, है ना, कि मैम इन्होंने तो अपनी जर्नी लगभग बता दी, लेकिन इनको छोटे पर से पाल पोस के तो आप लोगों ने बड़ा किया, तो क्या ये छोटे पे ये कैसी थी? छोटे पे ये शरारती थी। शरारती थी? हाँ, शरारती थी। अच्छा। बट डिसिप्लिन जो है वो, जैसे स्कूल में गई तो मैं खुद टीचर थी, मैं इसकी टीचर ही रही हूँ बचपन से। तो discipline था सर भी उसमें। टीचर है? हाँ। अच्छा, तो आपके यहाँ एकदम स्ट्रिक्ट माहौल था कि नहीं, बच्चे के साथ आप बहुत पोलाइट? अच्छा। स्ट्रिक्ट नहीं है, और आपको हैरानी होगी कि शायद ही हमने अपने बच्चों को कभी ये बोला हो कि पढ़ने बैठ जाओ। हाँ, अच्छा, ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि टीचर, आप खुद टीचर हो के फिर अपने बच्चों को आपने पढ़ने के लिए नहीं बोला? कभी भी नहीं। नहीं बोला? अच्छा, तो हमने पढ़ाया है बच्चों को। नहीं, आपने पढ़ाया भी? चेंज होगा शायद। ट्यूशन नहीं, कभी ट्यूशन भी नहीं पढ़ी। अच्छा, तो आप पढ़ने में माहिर थी शुरू से? थी मीडियोकर से थोड़ा ऊपर, 80 90s में, मतलब हमारे टाइम में जो 60 70 होता था वो 80 90 है। तो वी वर हैप्पी, क्योंकि हमने कभी पढ़ाया ही नहीं। मतलब जो नहीं आता है वो ठीक है पूछ लो, लेकिन ऐसे जैसे पेरेंट्स पढ़ाते हैं कि ये पढ़ो साथ में बैठते हैं, तो मुझे लगता है मैंने इसको शायद फर्स्ट तक पढ़ाया होगा। मेरा छोटा बेटा, उसको भी शायद मैंने नर्सरी केजी, क्योंकि फर्स्ट तक पढ़ाने वाली ये हो गई थी। अच्छा। नहीं पढ़ाया कभी भी, मतलब बहुत स्ट्रेंज है ये, बट सचमुच ऐसा है। और ना ही कभी इन्होंने ट्यूशंस लिए। आज एक फैशन है ट्यूशंस का कि 6th ऑनवर्ड या छोटे बच्चे नहीं, इन्होंने कभी ट्यूशंस नहीं पढ़ी। अभी बेटा +2 में, वो भी कोई ट्यूशंस नहीं है, और इसने भी कभी कोई ट्यूशन नहीं ली, कभी नहीं लिया। तो सर, आप थोड़ा सा हमें बताइए कि क्या आपका क्या सपना था कि आपका बच्चा बड़ा होके क्या बने? शुरू से तो मैं यही सोचता था कि कोई इंजीनियर या डॉक्टर इसमें जाए। जब इसने 6th 7th में ये चूज करना शुरू कर दिया कि नहीं, मैं सोशल सोसाइटी की तरफ ज्यादा ये करूंगी, फिर मैंने भी थोड़ा इसको लिबरल छोड़ दिया है ताकि ये अपना कर सके। क्योंकि अगर हम बांध के किसी चीज को करवाएंगे तो वो नहीं होती है। अगर मैं इसको स्ट्रिक्ट रहता कि नहीं, तुम्हें डॉक्टर ही बनना है या इंजीनियर ही बनना है, तो शायद इतना ये ग्रो नहीं कर पाती। इसलिए इसको हमने छोड़ दिया। फिर 7th में इसने पहली बार जब स्काउटिंग के कैंप में कुल्लू जाना था, तो थोड़ा सा ये भी लगा कि इतनी छोटी सी है, कैसे भेजेंगे। फिर स्कूल के इनके इंचार्ज थे, उन्होंने बोला नहीं, हम लोग लेके जा रहे हैं, आप छोड़ दो इसको। मैंने इसको अलाउ कर दिया। और वहाँ पे एक टीचर जो मतलब स्काउटिंग के ही हैं, मिस्टर रोहित ठाकुर, वो मिल गए। वो तो अभी तक बोलते हैं कि मैं इसको अडॉप्ट ही कर लेता हूँ, आप छोड़ दो इसको। तो अब तो बहुत बड़ी हो गई है, पर अभी भी उनके साथ बहुत ही है। उन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प किया है, एकदम स्कूल से ही हेल्प करना शुरू किया था। स्कूल वालों ने हेल्प किया। फिर जब ये डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा नाम कमाने लगी तो डिस्ट्रिक्ट वालों ने बहुत हेल्प किया है, स्टेट वालों ने हेल्प किया, और इसलिए ये अब नेशनल लेवल तक पहुंच गई हुई है। और जो इसका हाईएस्ट अवार्ड था वो इसने अचीव कर लिया। इसके बाद स्काउटिंग में कोई भी ऐसा अवार्ड नहीं है। अच्छा, वो इंटरनेशनल लेवल पे है। इंटरनेशनल लेवल के लिए तो अभी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी।
तो जैसे 2013 से आपने अपनी जर्नी शुरू की थी, तो सर तब इनकी क्या लगभग उम्र रही होगी? 12-13 साल। तो क्योंकि आजकल यहाँ 18 साल पे होके इंसान अपना भविष्य नहीं सोच पाता कि क्या करना है उसको, इन्होंने 12-13 साल पे ही सोच लिया। तो क्या आपको लगा कि अरे बच्चे का जुनून है, थोड़ा टाइम में उतर जाएगा, ऐसा कुछ लगा था आपको? उस टाइम तो ऐसे ही लगता था कि ये इतना कहाँ पहुंच पाएगी, पर नहीं, जब इसने स्टेट तक अपना नाम ये कर लिया, अचीव कर लिया, उसके बाद हमें हो गया था कि अब ये कर लेगी कुछ ना कुछ। पर जब फर्स्ट टाइम नहीं हो पाया तब थोड़ा सा डिसर्ट भी हुई है, पर फिर भी हमने इसको नहीं रोका नहीं कि तू आगे बढ़, कोई बात नहीं, एक बार हो जाता है, दूसरी बार फिर से ट्राई करो। दूसरी बार इसने फिर अच्छा, तो जैसे कि आपका फैमिली बैकग्राउंड भी कुछ ऐसा नहीं है कि आपको इस लाइन में कोई गाइड कर पाए, है ना? तो खुद को कैसे मोटिवेट किया इसके लिए? उसके लिए मेंटर्स थे, मतलब मेंटर्स थे? हाँ, जब तारा देवी में राज्य पुरस्कार का कैंप था उसके बाद से जो मेंटर्स मिले वो अभी तक मतलब हर चीज में सपोर्ट करने वाले हैं कि कुछ भी प्रॉब्लम है तो सर ये हो रहा है, भैया ये हो रहा है, तो क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो अभी तक साथ में, मतलब जो मेंटरशिप थी वो बहुत काम आती है। अच्छा, वो मेंटरशिप अभी तक साथ चल रही है। अच्छा, तो हमें अपनी 2013 से लेकर और अब तक की जर्नी में सबसे फनी मोमेंट आपका जो रहा है वो एक कुछ साझा करिए हमारे साथ। फनी नहीं बोल सकते उसको, फनी भी बोल सकते हैं, मोटिवेटिंग भी बोल सकते हैं। तो राज्य पुरस्कार का ही कैंप था तारा देवी में और उस टाइम पे सर थे, रोहित ठाकुर सर थे। तो हम ऐसे एक सेमी सर्कल में खड़े थे और हमारा नोटिंग का टेस्ट चल रहा था और मैंने नोट गलत बनाई, तो उन्होंने बोला नहीं हो सकता क्लियर, और मेरे को उसी टाइम से ऐसा अंदर से ऐसा आ गया था कि ऐसे कैसे नहीं हो सकता, एक नोट ही तो गलत बनाई है पर इसको भी तो मैं ठीक कर सकती हूँ। फिर उसके बाद से वो जुनून आ गया था कि अब तो करना है। और उसके बाद फिर उन्होंने ही बोला था कि मतलब बहुत साल पहले ना ऐसी एक राष्ट्रपति गाइड थी, मैं कहा वो थी, अब मैं बनूंगी। तो फाइनली वो पॉइंट आ गया जब मैं बन गई। अच्छा, तो अब उनको जाके आपको दिखाना है कि सर हाँ, आपने बोला था हम नहीं कर पाएंगे, वो अभी तक कांटेक्ट में है तो उनको पता है। हाँ, पता है, चल गया। हाँ हाँ। अच्छा, तो वो काफी खुश हो रहे होंगे कि अरे हमारा स्टूडेंट बन गया। सर मैम आप लोग कितना मतलब इससे प्राउड फील, मुझे तो लग रहा है कि भाई क्योंकि जब बच्चा, अब तो ये राष्ट्रपति से सम्मानित हो गई, लेकिन जब एक स्टेट से भी निकलता है ना उसमें भी बच्चे को कुछ मिल जाता है, उसमें पेरेंट्स बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो आप लोग के लिए क्या इमोशनल मोमेंट था? बिल्कुल इमोशनल मोमेंट था, क्यों नहीं होगा। राष्ट्रपति से मिलने का कौन देखता है और किसका पूरा होता है ना, हमने कभी इतना सोचा नहीं था कि यहाँ तक पहुंचे। अर्शिता, हमारा एक लास्ट आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे दर्शकों को कुछ अपना जो आप मोटिवेशन या फिर जो भी आप कहना चाहें हमारे दर्शकों को। तो आई वुड जस्ट से कि अपना सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ मोटिवेशन कभी खत्म मत होने देना। जब भी ऐसा लगे कि आप थोड़ा सा डीमोटिवेट हो रहे हो, मतलब जो सो कॉल्ड डिप्रेशन की तरफ जा रहे हो, तो इट्स बेटर कि आप अपने पेरेंट्स, अपने मेंटर्स से बात करो, बिकॉज उनके अलावा आपको कोई अच्छे से गाइड नहीं करेगा। एंड वन मोर थिंग, जो हम अपनी सारी प्रॉब्लम्स जाके चैट जीपीटी या फिर किसी भी एआई पे लिख देते हैं और वो आपको सॉल्यूशंस दे देता है, ओके फॉर टाइमिंग इट्स गुड, लेकिन उसके बाद भी अपने पेरेंट्स और अपने जो मेंटर्स हैं उनसे कम्युनिकेशन खत्म मत करना। बिकॉज ठीक है, कुछ टाइम तक आपके पास डिवाइसेस हैं, आपके पास जो भी ये सोशल मीडिया सब कुछ है, बट एट द एंड ओनली योर पेरेंट्स एंड योर मेंटर्स, टीचर्स विल बी देयर, सो रिस्पेक्ट देम एंड बी विद देम। थैंक यू।